हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं आपसे बच्चों का आज के सेशन में, जहां पर हम लोग आईबी एसीआईओ 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। और आज हम करेंगे 18 जनवरी शिफ्ट 2 का मैथ्स का पेपर सॉल्व। इसी के साथ ये भी देखेंगे कि पेपर का लेवल क्या था, कौन से सवाल थे जो छोड़ने वाले थे, कौन से सवाल थे जो करने वाले थे। ठीक है ना। इससे पहले आप सभी की डिमांड पर हम आईबी एसीआईओ 2025 का जो पेपर होने वाला है उसके लिए क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं। इस क्रैश कोर्स में जो मैक्सिमम वेटेज है, जहां से आपके सबसे ज्यादा सवाल पेपर में बनते हैं, हम वो वाले टॉपिक टारगेट करेंगे। इस क्रैश कोर्स में आपको जनरल स्टडीज, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट के साथ टॉपिक्स मिल जाएंगे। रिवीजन नोट्स जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। यूट्यूब के जो सेशंस हो रहे हैं उनकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी, साथ ही साथ नोट्स आपके बन जाएंगे और लाइव डाउट सेशंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप टीम निष्ठा एप्लीकेशन पर जाकर के या www.teamnistha.com वेबसाइट पर जाकर के ये बैच परचेज कर सकते हैं। इसका नाम है चाणक्य बैच। ठीक है ना। इसके बाद जो बच्चे एनसीईआरटी से प्रिपरेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। बेसिक अच्छा होता है, फाउंडेशन बन जाता है जीएस का। ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर एनसीईआरटी पढ़ तो ली लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया कि इससे सवाल कैसे बनता है। तो सवाल के लिए आप ncrtquiz.com पर जा सकते हैं और इस पर जितनी भी एनसीईआरटी आपकी होती है, जैसे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लास 6 से लेकर 12 तक, साइंस क्लास 6 से लेकर 10 तक, पॉलिटी 9 से लेकर 12 तक, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर क्लास 11 12, इन सभी क्लासेस के एनसीईआरटी से क्विज आपको करने को मिल जाएंगी, जिससे आपने जो एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक पढ़े हैं वो कितने तैयार हैं ये आपका पता लग जाएगा। साथ ही साथ इसी ncrtquiz.com पर आप सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट और सीजीकेट के मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ फ्री डेमो टेस्ट भी मिल जाएंगे, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि सीडीएस का लेवल क्या होता है, ठीक है ना, एफकेट का लेवल क्या है, सीएपीएफ का लेवल क्या है, एंड सो ऑन। ठीक है। बाकी अगर आप सीडीएस, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट और सीडीएस की दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये कॉम्बो कोर्स आप खरीद सकते हैं, हमारा लक्ष्य बैच। ठीक है। ये संदीप सर के गाइडेंस में आपको कंप्लीट जीएस मिलेगी। इसके बाद इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग पेपर 2 के सेशंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है। मॉक टेस्ट भी इसमें आपको मिल जाएंगे। रिवीजन क्लासेस एंड शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर क्लासेस एंड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। लाइव डाउट सेशंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। और जानकारी के लिए और नोटिफिकेशन वगैरह के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टीम निष्ठा। और अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, क्योंकि हम कर रहे हैं आईबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। और आज हम करेंगे 18 जैन का शिफ्ट 2 का मैथ्स का पेपर। जब हमने 18 जनवरी शिफ्ट 1 देखा था, तो 18 जनवरी का जो शिफ्ट 1 का पेपर था वो 17 जनवरी के सभी शिफ्ट से थोड़ा सा कम कैलकुलेटिव था और थोड़ा सा आसान था। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि शिफ्ट 2 का किस तरीके का था। पहला सवाल, लेट x बी द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स which when divided by 28, 40, 42 and 48 leaves remainder 6 in each case and x is divisible by 246. What is the sum of digit of x? तो x एक 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, जिसे हम 28, 40, 42, 48 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 मिलेगा। साथ ही साथ x 246 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ x? एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। एग्जामिनर जानता है कि एलसीएम एचसीएफ के सवाल डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ x। अब अगर हम x एक ऐसा नंबर है जो 246 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 246 यानी कितना हो गया हमारे पास, 6 इंटू 41 है ना। और 6 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 3। तो हमें पता है कि जो भी x होगा वो 2 का मल्टीपल होगा और 3 का मल्टीपल होगा। और 3 का आप डिविजिबल टू जानते हैं, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल। लेकिन अगर आप ये भी लगाएंगे ना
तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दो आपके बच जाएंगे, ये तो हट जाएगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट कितना हो गया 5 हो गया, सम ऑफ डिजिट कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया, लेकिन 2 + 1 3, 5 + 1 6, यानी कि आप अभी भी दुविधा में रहेंगे। तो इस सवाल को आप डिविजिबिलिटी रूल से नहीं बना पाएंगे, आपको इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 28, 40, 42 और 48 का एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम बचपन वाले तरीके से निकालेंगे क्योंकि 4 नंबर हैं और सबसे बड़े नंबर की टेबल हमें आती नहीं है, ठीक है ना। तो 2 से काटेंगे कितने बार, 12 बार जाएगा, ठीक है। ये 20 बार जाएगा, ये 21 बार जाएगा और ये 24 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 6 = 12, 10, 21, 12। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये 5, 21, 6, ठीक है। फिर एक बार 2 से जाएगा, 3, 5, 21, 3। अब 3 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 5, ये 7 और ये 3, ठीक है ना। सॉरी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 5 और 7 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 1, 1, 7, 1, 7 से काटेंगे तो 1, 1, 1, 1, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा 2 × 2, 4, 2 × 8, 2 × 16, 16, 3 × 48 इंटू 5, 7 × 35, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 5 × 8 = 40, कैरी 4 आ गई, 5 × 4 = 20, 8 × 24, 44, 4 × 48, 4 × 12, 4 16, 1680 हमारा क्या बन गया, एलसीएम बन गया, ठीक है। तो बचपन वाले तरीका बेस्ट होता है, अदरवाइज आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है ना। कि 28 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 7, 40 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3 × 5, 42 को लिख सकता हूं मैं क्या 2 × 3 × 7, 7 × 6, 48 को क्या ले सकते हैं हम लोग 2 की पावर 4, 16 × 48। तो एलसीएम में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 प्राइम नंबर है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या ले लेते हैं 4, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1, 7 की हाईएस्ट पावर 7, ठीक है ना। तो ये 16 × 3 = 48, वही आ गया देखो × 35। ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब सर एलसीएम तो आ गया, लेकिन 1600 देखो, अगर ये सवाल केवल इतना होता कि लेट x बी द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स which when divided by this leaves remainder 6 in each case, यानी अगर ये 5 डिजिट ना होते, केवल इतना होता x बी द लीस्ट नंबर which when divided by 28, 40, 42, 48 leaves remainder 6 in each case, तो मैं क्या करता, मैं कुछ नहीं करता, बस इसमें 6 ऐड कर देता, तो हमारा आंसर आता 1686। लेकिन दिक्कत ये है कि 1686 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये 5 डिजिट का नहीं है, दूसरा ये नंबर 246 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें 1680 का वो मल्टीपल ढूंढना है इनटू के, जिसमें 6 ऐड करने पर संख्या क्या हो जाए 246 से कंप्लीटली डिविजिबल। क्योंकि 1680 तो वो सबसे छोटा नंबर है, 1680 के जितने भी मल्टीपल हैं, है ना, अब वो सारे मल्टीपल क्या होंगे 28, 40, 42, 48 सबसे डिविजिबल हो जाएंगे। तो यहां पर हम लोग देखें तो हमें के की वैल्यू, अभी अगर हम के की वैल्यू निकालेंगे तो बहुत कैलकुलेशन आएगी, तो हम क्या करते हैं कुछ इसमें कॉमन वॉमन लेते हैं ना। जैसे हमने ऊपर से 6 कॉमन ले लिया, तो 6 दूनी 12, 6 8 48, 280 के प्लस 1/246। अब ये 6 चौक 24, 6 कम 6। अब देखो सवाल थोड़ा छोटा हो गया, सवाल हमारा थोड़ा छोटा हो गया, क्योंकि अब हमें 280 के प्लस 1/41 चेक करना है। अभी भी कैलकुलेशन है, क्योंकि अगर के की वैल्यू रखूंगा 1 तो 281 बनेगा, 281 41 से डिविजन होता कि नहीं होता वो मुझे भाग देकर पता करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं 280 में 41 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 41 से 6 बार चला जाएगा, क्योंकि 7 बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 कम 6, 6 चौको 24, ठीक है, ये 34 आ जाएगा। यानी हम 280 को क्या ले सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, 34 को क्या ले सकते हैं, डिविजन। 280 में 41 से डिवाइड कर देंगे, 41 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24
इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ऐसा मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें केवल 34 पर ही ध्यान देना पड़ेगा अब, है ना। तो मैंने इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया, तो जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कर लेते हैं, क्योंकि के की वैल्यू अगर यहां डालूंगा तो बहुत कैलकुलेशन आएगी, उसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। यानी हम 280 को क्या कर सकते हैं, 41 इंटू कितना, कितना गया था आपका, 4 6 24 है ना, 6, और 41 इंटू 6 के प्लस 34 के प्लस कितना 1, ठीक है, अपॉन 41। अब देखो ये जो है नंबर, के की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, मुझे बस इसको देखना है। ये भी पार्ट अगर 41 से डिविजल हो गया तो पूरा नंबर हमारा 41 से डिविजल, यानी हमारे लिए काम का क्या हो गया, 34 के प्लस 1। तो हम 1680 के से 34 के पर आ गए। अब हम के की वैल्यू अगर यहां पर रखते हैं 1, तो मुझे क्या मिलेगा, 34 और 1 35, 41 से ही छोटा है। 2 रखते हैं, 34 दूनी 68 और 1 69, 41 दूनी 82 नहीं होगा। 3 रखते हैं तो 102, 103 नहीं होगा, ठीक है ना। 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 12 13, 126 प्लस 127 नहीं होगा ना। 5 रखेंगे तो 5 चौको 20 और 5 थी 15, 1 15 2 17 है ना। तो 170 41 से डिविजल नहीं होता है। 6 रखते हैं तो 6 चौक 24 और 18 और 2 20, यानी 204 प्लस 1 कितना 205। देखो 205 हमारा 41 से डिविजल है, क्यों, क्योंकि 41 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 205 हो जाएगा। यानी हम के को कितना रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। के को 6 रख देंगे तो हमारे पास काम बन जाएगा। अब यहां पर आप के को 6 रख दीजिए, ये मिनिमम वैल्यू आ रही है, इसके बाद और भी ऐसी वैल्यू होंगी जहां पर ये के की वैल्यू रखने पर ये डिविजन हो जाएगा। लेकिन के को रखते हैं 6 रखने के बाद देखते हैं कि ये 5 डिजिट का बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है ना। 1680 इंटू कितना 6 प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1680 प्लस 1। बिल्कुल जहां जितनी कम कैलकुलेशन करनी पड़े करते जाओ। अब 6 इंटू 1681 हो गया, ये कितना हो गया, 6 कम 6 6 8 48, 36 4 40, 6 4 10। तो ये 5 डिजिट का नंबर बन गया है, हमारा काम हो गया। यही वो लीस्ट नंबर है 10,086 जो 28 40 42 48 से कंप्लीटली डिविजिबल है। और सॉरी कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, 28 40 42 48 डिवाइड करोगे तो आपको 6 रिमाइंडर देगा, लेकिन यही नंबर 246 से कंप्लीटली डिविजिबल है। यानी x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 10086। अब इसका सम ऑफ डिजिट क्या हो गया हमारे पास 8 6 14 और 1 15, तो 15 इस सवाल का हमारा आंसर है। तो थोड़ा सा इसमें आप एलसीएम कैलकुलेटिव नहीं है, डिपेंड करता है कि आप यहीं पर अगर के की वैल्यू रख दोगे तो आप सवाल छोड़ दोगे बीच में, क्योंकि आपसे नहीं होगा वो, क्योंकि 246 का मल्टीपल चेक करना आसान बात नहीं है। तो इसके लिए आपको ये रिमाइंडर की कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए थे, ठीक है ना। सवाल आसान था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 98,000, इट इंक्रीज every year at the rate of 40%. What was the population of the town 2 years ago? 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी। हर साल जनसंख्या 40% बढ़ी है और प्रेजेंट 2 साल के बाद जनसंख्या 98,000 है। तो पहले सवाल में जो भी टाइम लगा वो टाइम यहां पर आपका कवर हो जाएगा। मान लेते हैं 2 साल पहले जनसंख्या x थी, 40% क्या होता है भाई, 2/5 होता है। तो पहले साल क्या होगा, जनसंख्या 5/7 हो जाएगी। अगले साल फिर जनसंख्या 5/7 हो जाएगी। 2 साल बाद जनसंख्या हो कितनी गई, 98 था, सॉरी 5/7 नहीं 7/5, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो 5 और 2 7, 7/5 हो जाएगी इंटू 7/5। 7 7 49 दूनी 98, 2000, 25 दूनी 50, यानी कि जो पॉपुलेशन थी 2 साल पहले वो कितनी थी आपकी 50,000। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम बाय गिविंग 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, still gain 35%. If the cost price of the item decrease by 10% and he sells it by allowing 37.5% discount on the same mark price, then his gain percentage will be, तो उसका gain percentage क्या होगा।
देखो हम जानते हैं सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्ट हम बना सकते हैं। अगर 100 हो उसमें डिस्काउंट परसेंट ऐड कर दो तो सीपी आ जाता है, और 100 में अगर प्रॉफिट हो तो जोड़ दो, लॉस हो तो घटा दो, है ना, तो हमें एमपी मिल जाता है। सवाल कह रहा था कि हमने 25% का डिस्काउंट दिया, सॉरी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट है ना, यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100 में अगर डिस्काउंट परसेंट घटा दो तो सीपी आ जाता है, 100 में प्रॉफिट हो तो जोड़ दो, लॉस हो तो घटा दो, एमपी आ जाता है। डिस्काउंट 25 है तो सीपी हो गया 75, प्रॉफिट 35 है, प्रॉफिट है ना गेन, तो जोड़ देंगे 100 में, 100 प्लस 35 135। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 थी 15 से काटते हैं ना, 25 से नहीं कटेगा, 15 से काटते हैं 5 बार, और 15 नंबर 135, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको 500 मान लेते हैं सीपी को, और एमपी को मान लेते हैं 900, ठीक है ना। यानी कि हमारा सीपी हो गया 500 और एमपी कितना हो गया 900। अब सवाल कह रहा है कि अगर सीपी कॉस्ट प्राइस 10% कम होता, तो आसान है, देखो 500 का 10% 50 हो गया, यानी कितना हो गया 450, सीपी 450 होता। एंड ही सेल्स इट बाय अलाउइंग 37.5% डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पर देते हो, एमपी पर। 37.5% कितना होता है भाई, 3/8, तो 3/8 का अगर डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने में, 5/8 में, है ना, 5/8 में बेचोगे। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा 225 बार, 225 इंटू 5 कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 25 पंचे 125, 5 दूनी 10 और एक 11, 1125/2, यानी कितना हो गया हमारे पास मार्क प्राइस, ये हो गया 2 से 5 बार, 6 बार, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि आप खरीदोगे 450 में और बेचोगे 562.5 में, तो प्रॉफिट कितने का होगा भाई, ये हमारा एसपी है, ये सीपी है, तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 112.5 रुपए का प्रॉफिट, है ना। 450 प्लस 50 500 और 62.5, तो 50 60 110 112.5। अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है कितने का है, 112.5 का प्रॉफिट है कितने पे, 450 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, यहां पर डेसिमल हटाओगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे तो 15 से काट दो सीधा, 15 से 5 बार, 15 तिया 45, 15 सत्ते 105, ठीक है, और 15 अपना 75, 3 से कट जाएगा 25 बार, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 25%, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का आंसर है, ठीक है ना। तो ये हमारे सवाल का उत्तर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पिछला सवाल में जो भी कैलकुलेशन थी वो इस सवाल में आपकी सारी कवर हो जाएगी। द रेशियो ऑफ एम एंड एस इज 279 रिस्पेक्टिवली, इफ देयर सम इज इतना, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम एंड एस। तो 3 नंबर हमारे पास है एम एन और एस, इनका रेशियो है 2:7:9। रेशियो का सवाल है, सबसे पहले नजर कहां डालनी है, ऑप्शंस पे। एम और एस के बीच का डिफरेंस, एम और एस का डिफरेंस कितना हमारे पास है 7, चेक करो, 7 से ये नहीं कटता है, 7 से ये नहीं कटता, 7 से ये कटता है, 7 से नहीं कटता, एक ही ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है, 140, यही हमारा आंसर बनेगा, ठीक है ना। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो इसको, कि तीनों का सम कितना है हमारे पास, 9 और 7 16 और 2 18, 18 की वैल्यू कितनी 360 दे रखी है, देयर सम 360, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360/18 इंटू 7, 18 दूनी 36, 7 दूनी 14, यानी आंसर कितना आ गया हमारा 140, ठीक है। आसान सवाल को और जल्दी निपटाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, a certain sum is divided between A, B, C such that the ratio of share of AB is 3:1, BC 5:3, and that of C and D is also 5:3. If the difference between the share of BD is 1280, then what is the difference between the share of A and C? तो हमें A, B, C और D दे रखा है। A रेशियो B कितना है 3:1 है, B रेशियो C कितना है 5:3 है, और C रेशियो D कितना हमारे पास है, ये भी 5:3 है। तो यहां पर हम लोग 1 लिख देंगे, यहां पर ही 1 लिख देंगे, यहां पर 3 लिख देंगे, यहां पर 5 लिख देंगे,
यहाँ पर भी 5 लिख देंगे और यहाँ पर भी 5, तो हमें ए बी सी डी चारों मिल जाएंगे ना। 25 थी 75 ए हो गया, 25 हमारा बी हो गया, 15 सी हो गया, 9 डी हो गया। तो 75 25 15 9 ए बी सी डी का रेशो हो गया, ठीक है ना। अब हमें दिया क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, बी और डी का डिफरेंस हमें दे रखा है कितना है 16। पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी का डिफरेंस कितना है 60। 60 किसका मल्टीपल होता है भाई 3 का। हम ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, ये 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है ना, ये 3 से नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है। 3 का डिविजिबल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट कितना है 10, यहाँ पर 4, 8 4 12, 6 5 11, एक ही ऑप्शन है जो हमारा आंसर हो सकता है 4800, ठीक है ना। रेशियो के सवाल में तुरंत ऑप्शन पर नजर डालनी है। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि भाई 16 डिफरेंस है, इसकी वैल्यू कितनी है 1280 और हमसे 60 की वैल्यू पूछ रहा है, 75 और 15 का डिफरेंस 60। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1280 अपॉन 16 इंटू 60, 16 8 128, 8 6 48, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा 4800 आएगा। लेकिन इतना भी टाइम अगर बचता है तो हम बचाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 टाइम एंड वर्क का सवाल, जितना भी टाइम बच सके उतना बचाओ, किसी ऐसे सवाल में लगाओ जो कोई बच्चा ना कर रहा हो, ठीक है ना। हमें दिक्कत उस सवाल में नहीं है जिस सवाल में हर बच्चा 1 मिनट ले रहा है, हमें दिक्कत उस सवाल में है जिसमें हम 1 मिनट ले रहे हैं लेकिन दूसरा बच्चा 20 सेकंड या 30 सेकंड या 50 सेकंड में कर जा रहा है, ठीक है ना। तो ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 36 डेज, ए किसी काम को 36 दिन में कर लेता है। बी इज 33 1/3% लेस एफिशिएंट देन ए, सी इज 50% लेस एफिशिएंट देन बी, all the three started the work together but A left 9 days after the start of the work, B left 3 days before the completion of the work, in how many days was the whole work was completed। अच्छा सवाल होता है टाइम नंबर का जहां पर आफ्टर बिफोर दोनों होते हैं, यहां पर ओवरलैपिंग का डर होता है। अगर हम बेसिक से करते हैं तो क्या होता है अभी समझते हैं, ठीक है ना। ए किसी काम को 36 दिन में कंप्लीट कर लेता है। अब तीनों की एफिशिएंसी आपको दे रखी है भाई, B is 33 1/3% less, 33 1/3% मतलब 1/3, B is 1/3 या 33 1/3% लेस एफिशिएंट देन A, यानी A की एफिशिएंसी अगर 3 है तो B की एफिशिएंसी 1 कम है, यानी कितनी है 2 है। C is 50% लेस एफिशिएंट देन B, 50% 1/2, यानी अगर B की एफिशिएंसी 2 है तो C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 कम, यानी 1 हो जाएगी। तीनों की एफिशिएंसी मिल गई। तो अब हम यहां से टोटल वर्क निकाल लेते हैं भाई। एक दिन में ए करता है 3, तो 36 दिन में कितना किया होगा इतना, यानी 108 टोटल हमारा वर्क है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप दो तरीके से, ठीक है ना। मेथड नंबर 1 बेसिक, कि भाई तीनों ने काम करना स्टार्ट किया था, ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करना स्टार्ट करते हैं। ऑल द 3 स्टार्ट द वर्क टुगेदर आफ्टर 9 डेज, और कितने दिन काम करते हैं 9 दिन। आफ्टर 9 डेज द स्टार्ट ऑफ द वर्क, बी लेफ्ट सॉरी ए लेफ्ट 9 डेज आफ्टर द स्टार्ट ऑफ वर्क, तो ए चला गया 9 दिन बाद, कौन बचा होगा बी और सी बचे होंगे। एंड बी लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि लास्ट के 3 दिन अकेले किसने काम किया होगा सी ने। तो ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 3 2 5 और 1 6, तो 9 दिन में कितना हो जाएगा 54, ठीक है। सी एक दिन में कितना काम करता है 1, तो 3 दिन में कितना काम करेगा वो 3, 54 और 3 57, 57 यूनिट काम हो गया। 108 में से 57 अगर घटा दिया जाए तो कितना बचेगा 51। ये 51 यूनिट काम किसने किया होगा बी और सी ने। कितने दिन में भाई, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो ये इन्हें लगे होंगे 17 दिन। 17 दिन तक बी और सी ने काम किया, 17 और 3 20 और 9 29, यानी टोटल काम मेरा कितने दिनों में हुआ 29 डेज, ठीक है ना। लेकिन इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं एकदम छोटे तरीके से। मेथड नंबर 2, हम जानते हैं कि हम आंसर उससे निकालते हैं जो लास्ट तक काम करता है, ठीक है ना।
तो लास्ट तक काम किसने किया, ए चला गया था 9 दिन बाद, तो ए ने लास्ट तक काम नहीं किया। बी 3 दिन पहले काम करना छोड़ रहा है, तो कहेंगे यार भाई तुम 3 दिन पहले मत जाओ, 3 दिन काम और कर लो। यानी लास्ट तक कौन काम करेगा भाई, लास्ट तक करेगा बी एंड सी। तो हम बी और सी का टाइम निकाल लेते हैं भाई। टाइम इज इक्वल टोटल वर्क कितना है 108। इसमें अब देखो ये सारा काम तो किया नहीं बी और सी ने, इसमें से ए 9 दिन काम करके गया था, एक दिन में 3, 9 दिन में कितना 27, तो ए का काम घटा दो। और बी से लास्ट तक काम करवा रहे हो, तो बी 3 दिन पहले काम करना छोड़ रहा था, 3 दिन काम और करवा लो, एक दिन में कितना 2, 3 दिन में कितना 6। अब ये सारा काम बी और सी ने किया है, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, ठीक है ना। 27 में से 6 गया, कितना बचा 21, ये हो जाएगा हमारे पास 87 है ना, 87/3 यानी कि 29 डेज। तो डायरेक्ट हमारा आंसर यहां से आ जाता है। आफ्टर होता है जिसका उसका घटा देते हैं, बिफोर जिसका होता है जोड़ देते हैं, और बिफोर वाले को लास्ट तक काम करवाते हैं, है ना। आंसर उससे निकालते हैं जो लास्ट तक काम करता है। तो सी तो लास्ट तक काम कर ही रहा था, सी ने तो कभी नहीं छोड़ा। आफ्टर को जाने देते हैं, ए 9 दिन बाद चला गया, उससे नहीं करवाएंगे 9 दिन का काम, ठीक है ना। लेकिन बी 3 दिन पहले जा रहा था, तो पहले नहीं जा सकते आप, इससे भी क्या करवाएंगे हम लोग, लास्ट तक काम करवाएंगे। यानी कि बी और सी ने लास्ट तक काम किया है, तो आप बी और सी का टाइम निकाल लीजिए कि बी और सी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। आफ्टर में घटाते हैं, बिफोर में जोड़ते हैं। चलिए 29 सवाल का उत्तर है क्वेश्चन नंबर 7 अलजेब्रा का सवाल। x² + 1/x² = 10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। x² + 1/x² हमारे पास कितना है 10 है। अगर किसी को नहीं भी आता है कि पावर दुगनी हो तो क्या करते हैं, पावर आधी हो तो क्या करते हैं, तो भी वो क्या कर सकता था, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता था, बेसिक से कर सकता था, है ना। तो यहाँ था a² + b² + 2 × a × b = 10 का स्क्वायर 100, ये कैंसिल हो जाता। यहां से मुझे x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर 100 - 2 98 मुझे मिल जाता, ठीक है। दूसरा हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई x² + 1/x² अगर हमारे पास 10 है और हमसे x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 पूछ रहा है, तो हमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। हमने देखा पावर दुगनी हो रही है और दोनों a और b रेसिप्रोकल है, तो हम क्या करते हैं, पावर दुगनी होती है तो स्क्वायर करते हैं, प्लस है तो माइनस करते हैं। कितना, अगर ये रेसिप्रोकल है तो 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि वो 2ab में कट जाते हैं। तो 100 - 2, आंसर हमारा बिना पेन चलाए आने चाहिए था 98, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स A and B, 15% of the voter did not cast their vote. 20% of the voters, 20% of the votes cast were declared invalid. The winning candidate got 8262 votes, which were 54% of the total valid votes. इलेक्शन का सवाल है, परसेंटेज का सवाल है। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है द कैंडिडेट हु वाज डिफीटेड गॉट वोट्स फ्रॉम 31.28% ऑफ द टोटल वोटर्स in the list. Second, the number of valid votes were 15,500. Which of the above statement is are correct? अब जो बच्चा पहले स्टेटमेंट में फंस जाएगा वो टाइम इसमें लगा देगा। हम इस पहले इसका स्टेटमेंट नंबर 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि द विनिंग कैंडिडेट गॉट इतने वोट विच वर 54% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, यानी कि टोटल वैलिड वोट का 54% 8,262 वोट के बराबर है। तो टोटल वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे 100%। परसेंटेज में टोटल निकालना हो कभी तो 100 की वैल्यू निकालो, 8262/54 × 100, है ना। 9 से कट जाएगा 6 बार, 9 से 9 बार, 9 एकम 9, 9 8 72, 6 से कट जाएगा 153 टाइम्स। तो हमारे टोटल जो वैलिड वोट आ रहे हैं वो 15,300 आ रहे हैं, ना कि 15,500, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है। वो पूछ रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो सेकंड ओनली करेक्ट नहीं है, दोनों करेक्ट नहीं होंगे। अब या तो नीदर 1 नॉर 2 होगा या फिर 1 ओनली होगा। अब जो पहला स्टेटमेंट है उसमें द कैंडिडेट हु वाज डिफीटेड गॉट वोट्स फ्रॉम 31.28% ऑफ टोटल वोटर लिस्ट, यहां पर हमसे परसेंटेज पूछा जा रहा है।
जब परसेंटेज पूछा जाए तो डेटा की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि हम लोग 15,300 का यूज करके टोटल वोट निकाल रहे हैं फिर परसेंटेज निकाल रहे हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल परसेंटेज के लिए ये स्टेटमेंट नंबर 2 था जो गलत हो गया, स्टेटमेंट नंबर 1 चेक करते हैं। हम मान लेते हैं कि टोटल जो वोटर लिस्ट में नाम थे वो 100 थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि 15% तो वोट डालने नहीं आए, यानी वोटिंग कितने की हुई, 85 लोग ही वोट डालने आए, क्योंकि 15% तो वोट डालने आए ही नहीं। 100 का 15% 15 हो गया, यानी कि वोट डालने तो केवल 85 लोग ही आए, ठीक है, 15 लोग तो आए ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 20% ऑफ द वोट कास्ट वर डिक्लेयर इनवैलिड। तो 85 लोग वोट डालने आए, 85 का 20%, यानी 20% यानी 1/5, यानी 17 वोट क्या है, इनवैलिड। तो वैलिड कितने बचे, 68, 85 माइनस 17 68, 68 वोट क्या है, वैलिड है, ठीक है। अब इसी 68 वोट्स में से जीतने वाले को कितना मिला, इसका 54%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, इसका 46%। तो जो हारने वाले के वोट हैं वो टोटल वोटर लिस्ट के नाम में जो टोटल वोटर जो टोटल वोट है उसका कितना परसेंट है। तो हारने वाले को कितने वोट मिले, 68 का 46%। ये 100 का कितने परसेंट है, ये आपको बताना है। क्या ये 31.25% है, 31.28% है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 68 इंटू 46 कर लो आप, सॉल्व मत करो इसको, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 8 48, यूनिट तो 8 मिल रहा है मुझे, कैरी 4 आ गई, 6 छंग 36, 8 चौको 32, 36 32 68, 68 4 72, कैरी 7, 6 चौक 24, 7 31, ठीक है ना। तो इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा, 3128 अपॉन नीचे कितना 100, तो कितना बन जाएगा 31.28%। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। इसके लिए इस 15,300 का यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सवाल को कैलकुलेटिव बना लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये भी गलत हो गया, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ओनली। कौन सा सही है, केवल पहला, ठीक है ना। और ये सारी चीजें कहां से आएंगी, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स के अंदर उतनी कंफर्टेबल आप होते चले जाओगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इन अ कंपनी देयर आर 44 एम्प्लॉइज, the average salary of 30 employees is 4200 per month and the average salary of 10 employees among remaining 14 is 6200 per month. If the average salary of all employees is itna, then what is the per month average salary of the remaining 4 employees? आसान सवाल है। पहला तरीका क्या होगा भाई, कि सभी 44 लोगों का एवरेज कितना है, 7400, इसमें से 30 लोगों का एवरेज कितना है, 4200। अब बचे कितने, 14 लोग, 14 में से 10 लोगों का एवरेज कितना है भाई, 6200 है। बचे कितने, 4 लोग, चारों का एवरेज बताना है कितना। तो पहला तरीका क्या है कि 44 लोगों की टोटल सैलरी में से 40 लोगों की टोटल सैलरी घटा दो, तो बचेगी कितनी, 4 लोगों की टोटल सैलरी, उसको 4 से भाग कर देना तो एवरेज आ जाएगा। कैलकुलेटिव तरीका, ठीक है ना। हम कैसे करेंगे, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करते हैं, तो हम इस सवाल को इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास टोटल देखो 44 लोग हैं, जिसमें से 30 का डेटा दिया हुआ है मुझे, ठीक है ना। इसके बाद हमें 10 का डेटा दिया हुआ है और 4 का डेटा हमें नहीं पता। इन 30 लोगों का एवरेज कितना है भाई, 30 लोगों का एवरेज है 4200 रुपए पर मंथ। इन 10 लोगों का एवरेज है 6200 रुपए पर मंथ। इन 4 लोगों का एवरेज आपको बताना है, और कुल मिलाकर के जो एवरेज है वो कितना है हमारा 7400, सभी 44 लोगों का। तो आपको एवरेज मानने की जरूरत ही नहीं है, एवरेज आपको 7400 दे रखा है। तो क्या होगा, थोड़ा ये सॉल्व कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं 15 बार, 2 से काट देते हैं 5 बार, 2 से काट देते हैं 2 बार, ठीक है। यानी इन बचे हुए लोगों का एवरेज 7400 तो होगा ही होगा मिनिमम, है ना। एवरेज 7400 होगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा,
148 148 14,800 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब देखते हैं कितनी कमी रह गई यहाँ पे। तो देखो इन 15 लोगों का एवरेज से कितना कम है, ये है 3200 ना, 4 में 2 गया 2, 7 में 4 गया 3, 3200 रुपए कम है इनका एवरेज। कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, तो कितना हो गया हमारे पास, 0 0, 15 दूनी 30, 45 और 3 48, यानी 48,000 कम है। और इनका टोटल एवरेज से कितना कम है, 1200 कम है। ऐसे कितने लोग हैं, 5, यानी माइनस का 6000। तो ये जो 48,000 और 6000 माइनस 54,000 है, ये इन 20 लोगों में कम है। तो ये बाकी जो 2 लोग बचे इनमें होगा, ज्यादा होगा, तभी एवरेज हमारा 7400 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 54,000 है ये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0 0 8 8 6। तो ये जो बाकी 2 लोग बचे हैं ना, इनकी टोटल सैलरी 68,800 आ रही है। 2 से भाग कर देंगे एवरेज निकालने के लिए, यानी दोनों की जो एवरेज मंथली सैलरी है वो 34,400 रुपए है। तो आंसर क्या बनेगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो यहां भी आई, लेकिन उतनी नहीं आई जितनी यहां पर आ रही थी कि मुझे 44 इंटू 74 करना पड़ता, 30 इंटू 42 करना पड़ता, 10 इंटू 62, तो चलो आसान है। फिर हम 44 लोगों में से ये 40 लोगों का घटाते, तब भी हमें 68,800 मिलता है ना, फिर हम 4 से डिवाइड करते। ठीक है, यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive odd number is 2145, what is the square of the middle number। तो ये स्क्वायर है, 121 किसका स्क्वायर होता है भाई, 11 का। 225 किसका स्क्वायर होता है भाई, 15 का। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। और ये बीच की संख्याएं हैं, इसके पहले ऑड नंबर 9 11 13, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट अगर आपको 5 चाहिए तो एक नंबर का इकाई अंक 5 होना चाहिए। ठीक है ना। अब 15 अगर बीच का नंबर है तो इसके पहले 13 आ गया, इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, 17 आ गया। अगर बीच का नंबर 13 है तो इसके पहले 11 है और इसके बाद कितना है, 15 है। ठीक है, 17 है बीच का नंबर तो इसके पहले 15 आएगा, इसके बाद 19 आएगा। अब यहां से भी आपको चेक क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि इन तीनों का प्रोडक्ट 2145 के बराबर है या नहीं। तो इससे अच्छा है क्यों ना हम ऑप्शन से ना जा करके, क्योंकि ऑप्शन टाइम टेकिंग है, सीधा 2145 का फैक्टराइजेशन कर लें। 5 से काट दो इसको सीधा, 5 चौको 20 है ना, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 नाम 45। ठीक, फिर 3 से काट दो तो 143। अब ये 11 से कट जाएगा 13 बार, और फिर 13 से कट जाएगा एक बार। तो आप देख सकते हो कि ये 5 दिया 15 इंटू 11 इंटू 13, और ये तीनों कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर हैं। पहला 11 हो गया, दूसरा 13 हो गया, तीसरा 15 हो गया। ये बीच का नंबर 13 है, 13 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 169। तो ये ज्यादा आसान है। हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 2145 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, P and R are at a distance of 296 किलोमीटर from each other at 7:45 PM। 7:45 पे P और R के बीच 296 किलोमीटर का डिस्टेंस था। आफ्टर 15 मिनट्स, यानी कि 8 बजे, P starts moving towards R। 8 बजे P R की तरफ 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करता है। एट 8:30 AM, 8:30 बजे, R starts moving towards P। P ने 8 बजे चलना शुरू किया था, R 8:30 बजे चलना शुरू कर रहा है। एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट टाइम विल दे मीट। दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, रिलेटिव स्पीड का सवाल है। तो टोटल 2 लोग हैं P और R, इनके बीच 7:45 पर डिस्टेंस कितना था, 296 किलोमीटर। आफ्टर 15 मिनट्स, यानी कि 8 बजे 8 AM पर P R की तरफ चलता है 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 8:30 बजे 8:30 AM पर
आर पी की तरफ चलना शुरू करता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कह रहा है कि दोनों कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगे, मिलने के लिए सेम टाइम होना चाहिए। ये 8 बजे चला, ये 8:30 बजे। तो जब पी ने चलना शुरू किया था तब आर की स्पीड क्या थी, 0 थी। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, वही होगी जो पी की स्पीड है। तो 1 घंटे में ये 32 जाता है, आधे घंटे में कितना गया होगा, ये 16। यानी कि जब तक 8:30 बजे होंगे तब तक पी 16 किलोमीटर आगे आ चुका है। अब दोनों कितने किलोमीटर डिस्टेंस पर मिलेंगे, 296 माइनस 16 यानी कि 280। अब दोनों को मिलकर कितना ट्रेवल करना है, 280 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 280 किलोमीटर अपॉन दो ऑब्जेक्ट जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है, 32 और 8 40। यानी दोनों 7 घंटे बाद एक दूसरे को मिलेंगे। किसके 7 घंटे बाद, 8:30 के। 8:30 तक तो पी अकेले चल रहा था, 8:30 पे दोनों ने मिलना चलना शुरू किया, तो 8:30 के 7 घंटे, 8 7 15 यानी कि 3:30 बजे। तो 3:30 PM पर दोनों एक दूसरे को मिल रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का रिलेटिव स्पीड का सवाल। तो हम हर एक चैप्टर से सवाल देख रहे हैं, कोई भी अरिथमेटिक का ऐसा चैप्टर नहीं जिससे सवाल नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, और बहुत आसान भी पूछ रहा है और अच्छे लेवल के सवाल ही पूछ रहा है। आपको हर एक तरीके के सवालों की प्रैक्टिस करके जाना है। क्वेश्चन 12, a sum of rupees 1200 becomes 1560 at the rate of simple interest in 3 years. In how many years will the sum of rupees 800 amounts to इतना at the same rate of simple interest? तो भाई 1200 रुपए 1560 हो गए, यानी 360 रुपए का इंटरेस्ट मिला कितने साल में, 3 साल में। तो भाई 3 साल में आपको 360 रुपए ब्याज मिलता है, तो 1 साल में 120 मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है भाई, 1 साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 1200 है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई आपकी, 10%। अब कह रहा है कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी इसी 10% से 800 1120 कितने साल में हो जाएंगे। तो भाई 800 रुपए 1120 हो रहे हैं, इसमें अब आप चाहो तो फॉर्मूला लगा लेना, 320 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो SI 320 बराबर प्रिंसिपल 800, रेट 10, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बार गया, 8 चौको 32, 40, 10 चौक 40, यानी टाइम कितना आ जाएगा हमारा, 4 साल। ठीक है, तो 4 इयर्स इस सवाल का हमारा उत्तर मिल जाएगा। आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट्स लेवल्ड 1 2 एंड 3। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट है 1 2 एंड 3। आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए टू रन द रेस। ए को रेस कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, ए का टाइम निकालना है। क्या हम टाइम निकाल पाएंगे या नहीं, ठीक है ना, बस ये बताना है। और कौन से स्टेटमेंट की हेल्प लेकर के, टाइम कितना है वो नहीं निकालना है, बस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते ये चेक करना है। पहला स्टेटमेंट, ए बीट्स बी बाय 30 सेकेंड एंड बी बीट्स सी बाय 60 सेकेंड। यानी अगर किसी रेस में ए को टी सेकेंड्स लग रहे होंगे, यानी ए टी सेकंड में अगर रेस खत्म कर रहा होगा, तो बी को वो 30 सेकंड से हराता है, यानी कि बी को लगेंगे टी प्लस 30 सेकंड। और बी सी को 60 सेकंड से हराता है, तो अगर बी को लग रहा है टी प्लस 30 सेकंड, तो सी को लगेगा टी प्लस 90 सेकंड। ठीक है, सेकंड, पहले स्टेटमेंट से तीनों का टाइम पता लग गया, यानी कि ये तो यूज करना ही पड़ेगा। दूसरा, ए बीट सी बाय 90 सेकंड, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 में ये पता चल रहा है। ठीक है ना, स्टेटमेंट नंबर 1 में यही बात बोली गई है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 का कोई मतलब नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, और इसके बाद तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। एक ही आंसर बनेगा हमारा 1 एंड 3। ठीक है, सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है।
हालांकि हम चेक कर लेते हैं, कह रहा है कि बी इज स्पीड इज द एवरेज ऑफ एज एंड सी इज स्पीड। अब देखो दोनों तीनों मिलाकर के एक रेस दौड़ रहे हैं, रेस तीनों ने रेस में पार्टिसिपेट किया है। मान लेते हैं रेस हमारे पास डी मीटर की है, तो ए का जो बी की जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डी अपॉन टाइम टी प्लस 30। ये जो बी की स्पीड है वो एवरेज है ए और सी का। ए का टाइम, ए की स्पीड क्या हो जाएगी डी अपॉन टी, बी की स्पीड क्या हो जाएगी, सी की स्पीड क्या हो जाएगी डी अपॉन टी प्लस 90, इनका एवरेज। अब आप देखो डी 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 कट जाएगा कॉमन लेकर के, एक इक्वेशन एक वेरिएबल टी सॉल्व हो जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी, यानी ए का टाइम हमें मिल जाएगा। हमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। हालांकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी थी हमें, हम सीधा आंसर लगा सकते थे 1 और 3, है ना, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट वही कह रहा है जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है। तो पहले और दूसरे को मिला करके तो आंसर आ नहीं सकता है, दूसरे को छोड़ दो। आप दूसरे को जब छोड़ रहे थे तो यहां पर भी 2 था, यहां पर भी 2 था, यहां पर भी 2 था, तो ये तीनों गलत हो गए, एक ही ऑप्शन बचा 1 और 3। सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं थी। अब टाइम कितना आएगा उससे मतलब नहीं है, टाइम आ जाएगा क्योंकि डी कट जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 6 years is 29,250. The rate of interest for the first 2 years is 7% per annum and for the next 4 years is 16% per annum. What is the sum? बहुत ही आसान है। 6 साल का टोटल जो एसआई है वो 29,250 है। अब इसमें क्या है कि पहले 2 साल के लिए 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि पहले 2 साल 14% ब्याज मिला, है ना। अगले 4 साल के लिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 16% है, तो 16 इंटू 4 कितना हो गया 64। अगले 4 साल के लिए 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी ब्याज कितना मिल जाएगा 64%। तो टोटल एसआई कितना हो गया 78%। इसकी वैल्यू कितनी है 29,250। तो प्रिंसिपल हमारा 100% होता है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 29250 अपॉन 78 इंटू 100। ठीक है ना। ये काटा पीटी मचा देते हैं, 13 से कट जाएगा, 13 से 78, देखते हैं 13 से कटता है कि नहीं। 13 दूनी 26, 26 3 बचा, 13 दूनी 26, 6 बचा, 13 पंचे 65, 6 से 1 कट जाएगा, 6 ती 18, ठीक है ना, और 6 ती 18 4, 6 7 42, 6 पंचे 30, तो 37,500 आ जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास कि प्रिंसिपल जो था वो 37,500। क्वेश्चन नंबर 15, एसआई के 2 सवाल आ चुके हैं भाई, तो एसआईसीआई पेपर में बिल्कुल आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इन अ विलेज 90% पीपल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर लिटरेट एंड द रिमेनिंग आर इलिटरेट। इफ द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इज 1320 देन व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज। कितना आसान सवाल है। 90% क्या है लिटरेट है, तो रिमेनिंग कितना बचा 10% जो कि इलिटरेट है, और नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इज 1320, यानी 10% कितना है 1320 है। इस सवाल में तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। टोटल पॉपुलेशन क्या होगी लिटरेट प्लस इलिटरेट, 100%, 1320 बटे 10 इंटू 100। बताइए इससे आसान सवाल होगा क्या, 13,200 इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। सिग्मा, पहला कह रहा है सिग्मा एन स्क्वायर माइनस एन बराबर 330 होगा, एन बराबर 1 2 3 डैश 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 10 पर। सिग्मा एन स्क्वायर पता क्या होता है, सिग्मा एन स्क्वायर यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 एन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, ये हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा एन, है ना। ये होता है फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो पहला सिग्मा एन स्क्वायर यानी कि एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस सिग्मा एन यानी कि एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू 330 है,
अगर हम n को 10 रख के देखें तो ये n को जब 10 रखोगे ना तो ये 350 ही आएगा, क्योंकि अपन बहुत बार यूज कर चुके हैं ना। 10 इंटू 11 इंटू 21, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से काटेंगे 5 बार, 7 पंचे 35 इंटू 11 385। और 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? 55 होता है। 10 इंटू 11/2 है ना, 11 2 से गया 5 बार 55, 385 में से 55 गया 330 आया, यानी पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। अगर ए सही है, ठीक है ना, डी चेक कर लेते हैं। सिग्मा एन स्क्वायर प्लस एन बराबर 728, एन बराबर 1 2 3 से लेकर के 12 तक, एन बराबर 12 रखते हैं इसी में, क्योंकि सेम है ना, अब प्लस करना है बस। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 13 इंटू 25 2n+1 अपॉन 6 प्लस 12 इंटू 13/2। तो ये 6 78 हो गया 78। ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 13 पंचे 65, 650। ये 8 आ गया, 7 5 12, 728। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, ठीक है। ठीक, तो अगर पहला सही है तो बी ओनली गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बी एंड सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि ए सही है। ए ओनली भी गलत हो गया, आंसर क्या बनेगा हमारा? ए एंड बी। तीसरा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। कैसे? अगर ए सही है तो बी और सी गलत हो जाएगा ना। ए ओनली चेक करना पड़ेगा, बी ओनली गलत हो गया क्योंकि ए भी सही है। तो ये तो पहला चेक किया था हमने, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए थे। बस अब बी बन जाता है क्या सही, तो आंसर हमारा ए बन जाएगा इस सवाल का। तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम एग्जामिनर से भी ज्यादा स्मार्ट है। क्वेश्चन नंबर 17। अब ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव देखने में लग रहा होगा, है ना, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी है ना। 3 बड़ा पाव, 4 समोसा, फिर इंक्रीज, फिर 2 बड़ा 3 समोसा, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है ना। कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग लेवल्ड असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या है? द कॉस्ट ऑफ 3 बड़ा एंड 4 समोसा इज 195, ठीक है। 3 बड़ा और 4 समोसा का कॉस्ट 195 रुपए। इफ द कॉस्ट ऑफ अ समोसा इंक्रीज बाय 10% एंड दैट ऑफ अ बड़ा डिक्रीजेज बाय 1/5, 1/5 यानी कि 20%, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए वो 1/5 4/5 परसेंटेज डालता है, फ्रैक्शन डालता है, एक ही बात है। तो क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ 2 बड़ा एंड 3 समोसा इज 139। अगर समोसा का इंक्रीज हो जाए प्राइस और बड़ा का डिक्रीज हो जाए, तो 2 बड़ा 3 समोसा का जो प्राइस होगा वो 139 होगा। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 बड़ा 1 समोसा इज 80। 3 इक्वेशन है, 2 से सॉल्व कर लेते हैं, तीसरी वेरीफाई करा लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 बड़ा और 4 समोसा, मान लेते हैं एक समोसा का प्राइस एस है, एक बड़ा का प्राइस वी है। 3 बड़ा का इतना हो गया, 4 समोसा का इतना हो गया, प्राइस हमारे पास 195। इसको छोड़ देते हैं, ये वेरीफाई करा लूंगा क्योंकि इसमें कुछ फ्रैक्शन वगैरह आएगा, ठीक है ना। ये वाली उठा लेता हूं, 2 बड़ा और 1 समोसा का कॉस्ट कितना है? 80। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 प्लस 4s इज इक्वल टू 320। ये हो जाएगा 3 बड़ा 4 समोसा बराबर 195। घटा दो, माइनस 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 कट गया। 5 बड़ा इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 में से 5 गया, 5 बचा। 11 में से 9 गया, 2 बचा, तो 125, ठीक है ना। तो बड़ा कितना आ गया? एक बड़ा कितने का है? 25 रुपए का। अब अगर एक बड़ा 25 रुपए का है, यहां से अगर हम देखें, एक बड़ा 25 का, 2 बड़ा 50 के, तो एक समोसा कितने रुपए का है? 30 रुपए का। एक समोसे का प्राइस आ गया, एक बड़े का प्राइस आ गया। अब एक समोसा 30 रुपए का आता है, एक बड़ा 25 रुपए का आता है। समोसे का प्राइस अगर 10% बढ़ जाए, यानी कि 33 रुपए हो जाए, 30 का 10% 3 रुपए हो गया। और बड़ा का जो प्राइस है वो 1/5 डिक्रीज हो जाए, तो 25 का 1/5 5 हो गया, यानी कि बड़ा कितने का आ जाएगा? 20 रुपए का। तो प्राइस समोसा का बढ़ा दिया, बड़ा का कम कर दिया। तो 2 बड़ा, एक बड़ा 20 रुपए का, 2 बड़ा 40 रुपए के,
3 समोसा, एक समोसा 33 रुपए का, 3 समोसा 99 रुपए के, 40 प्लस 99 139 हो जाएगा। यानी कि असर्शन एकदम सही है। ठीक है, असर्शन एकदम सही है। रीजन क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ वन बड़ा एंड वन समोसा इज एक्स एंड वाई। तो बड़ा का कॉस्ट हमने एक्स माना है, समोसा का वाई माना है रिस्पेक्टिवली। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 195। 3 बड़ा 4 समोसा, बड़ा का x है, समोसा का y है, ये इक्वेशन सही है। फिर कह रहा है कि 2 इंटू 1.1x, दो बड़ा, दो होने चाहिए थे बड़ा, जबकि बड़ा का हमने प्राइस डिक्रीज किया है 1/5 और यहां पर ये 1.1 लिखा है, यानी कि ये इक्वेशन क्या हो गई? गलत। तो असर्शन सही है, लेकिन रीजन क्या है इसका? फॉल्स है। ठीक है, तो क्या बनेगा? a इज ट्रू एंड r इज फॉल्स, यही बनेगा ना। बोथ a एंड r ट्रू, नहीं, दोनों ट्रू तो है ही नहीं, रीजन गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर जो लगाएंगे वो लगाएंगे a इज ट्रू एंड r इज फॉल्स। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर एक इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 एवरेज का सवाल है, थोड़ा भारी भरकम लग रहा होगा देखने में, सॉल्व करते हैं कैसा होता है। द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ सेक्शन इज 35.5 kg। सम स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों का जो एवरेज था वो 35.5 था। कितने बच्चे हैं वो नहीं पता। 12 ऑफ देम हुज एवरेज वेट इज 37 kg। अब जितने भी बच्चे थे उनमें से 12 जिनका वेट 37 kg है, लीव द सेक्शन, चले गए सेक्शन छोड़ के। एंड अनदर 5 स्टूडेंट विद वेट 40, 39.5, 38.5, 42, 47.5 kg ज्वाइन द सेक्शन। गए 12, आए 5, 7 अभी भी कम है। एंड देयर बाय द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द सेक्शन इंक्रीज बाय 300 ग्राम। तो गए 12, आए 7, आए 5, तो इसकी वजह से एवरेज जो है वो 300 ग्राम बढ़ गया। यानी पहले 35.5 था, यानी 35 किलो 500 ग्राम, अब 35 किलो 800 ग्राम होगा, 35.8। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली इन द सेक्शन वॉज, तो सेक्शन में कितने बच्चे थे? पहला तरीका यह है कि मान लो x बच्चे थे, एवरेज था 35.5, तो टोटल वेट कितना हो गया? 35.5 इंटू एक्स। इसमें से 12 बच्चे चले गए, एवरेज उनका 37 था। और जो नए बच्चे आए हैं, एक आया है 40 किलो का, एक आया 39.5 kg का, फिर आया 38.5, फिर 42, फिर 47.5। ठीक है, तो अब जो एवरेज है वो कितना हो गया? देखो 12 गए 5 आए, यानी अब कितने हैं? x माइनस 7, और एवरेज 300 ग्राम बढ़ गया, यानी 35.8 हो गया। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ सकती है बिल्कुल, लेकिन हम इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बचा सकते हैं। कैसे? मेथड नंबर 2, मान लो x बच्चे थे क्लास में, एवरेज था उनका 35.5, 12 गए 5 आए, यानी x माइनस 7 बच्चे। अब क्लास में x माइनस 7 बच्चे हैं और एवरेज 300 ग्राम बढ़ गया, यानी एवरेज हो गया 35.8। तो अगर हम सभी x बच्चों के टोटल में से x माइनस 7 बच्चों का टोटल घटाएंगे तो उन 5 बच्चों का टोटल मिलना चाहिए मुझे। 5 बच्चों का टोटल कैसे आएगा बताता हूं। देखो ये माइनस का 7 हो गया और ये प्लस का 0.3 हो गया। इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दिया जाए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.3x माइनस 7 इंटू 35.8। अब ये क्या आ गया? ये जो 12 बच्चे गए हैं जिनका एवरेज 37 था, यानी कितना हो गया? 12 सत्ते 84। ठीक है, 12 3 36 और 8 42, 36 और 8 44, 444 की कमी हुई। लेकिन आए हैं जो 5 लोग आए हैं उनका टोटल वेट कितना है? तो आप देखोगे 40 और ये भी 40, 40 80, 80 और ये भी 80, 80 80 160, 160 207.5 है ना, इनका वेट 207.5 है जो आए हैं। तो कितना कम है अभी वेट?
0 में से 5 गया 5 बचा, 11 में से 13 में 7 गया 6 बचा, ये 3 ये 2, यानी अभी भी वेट कितना कम है, माइनस का 236.5। तो इसकी वैल्यू 0.3x माइनस ये कितना हो गया 7 अट्ठे 56 है ना, कैरी 5, 7 पंचे 35 और 5 40, कैरी 4, 7 21 4 25, 250.6। इसकी वैल्यू कितनी हमारी है, माइनस का 236.5। ठीक है, तो 0.3x ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 250.6 माइनस 236.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.3x। अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, 250 में से 236 गया 14, 14.1। तो यहाँ से देखो 0.3x इज इक्वल टू 14.1, बढ़िया सवाल है। x बराबर 14.1 अपॉन 0.3, ये डे से मर जाएगा, 3 चौक 12, 3 7 21, x की वैल्यू 47 आ गई। और हमने बहुत कम कैलकुलेशन करी है, ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को जल्दी से निपटा सकते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, तो पिछला सवाल किया जा सकता है बिल्कुल, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में। पहले में जो आसान आसान सवाल है एक बार उनको निपटा दो फटाफट से, फिर इसके बाद जो दूसरे बार में जो टाइम टेकिंग है लेकिन हो जाएंगे उनको निपटाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, अ क्वेश्चन इज गिवन followed by 3 statements labeled 1 2 and 3, identify which of the statements are sufficient to answer the question। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a when d is equal to 7। a का मान क्या होगा जब d हमारे पास 7 है। पहला कह रहा है कि a varies directly as the sum of b and c, b varies directly with d and c varies directly with d square। तो भाई इस स्टेटमेंट का यूज तो करना ही पड़ेगा। यहां से हम लिख लेते हैं कि a बराबर हमारे पास कोई कांस्टेंट मान लो x इंटू बी प्लस सी, b बराबर कांस्टेंट y मान लेते हैं, c इज इक्वल टू कांस्टेंट z मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर a इज इक्वल टू एक्स इंटू बी, बी की वैल्यू वाई डी रख दो, c की वैल्यू जेड डी स्क्वायर रख दो। तो a हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स वाई डी प्लस एक्स जेड डी स्क्वायर। अब देखो x और y कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट ही आएगा, x और z भी कांस्टेंट है। तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए x y को कोई कांस्टेंट मान लिया m, तो ये md हो गया, और x z को कोई कांस्टेंट मान लिया n nd। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन से अगर हमें दो इक्वेशन मिल जाएं तो हम m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको दो इक्वेशन कहां से मिलेगी, देखो जब d 3 है तब a 33 है, तो यहां से अगर a 33 रख दे तो d कितना है 3 है, तो ये बन जाएगा 3m और ये बन जाएगा 9n, है ना। यहां से बात बन गई हमारी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन केवल एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, एक और लेना पड़ेगा, यानी तीनों स्टेटमेंट हमें यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो a हमारा 52 है, जब d 4 है तो ये 4m, 4 का स्क्वायर 16n, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल m और n की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, और m और n की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहां से हमारा a और d में एक रिलेशन बन जाएगा। और अब हम d की वैल्यू 7 रख के a की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि तीनों स्टेटमेंट का यूज करेंगे तब जाकर के आंसर बनेगा। आंसर हमारा यहां पर आ गया, लेकिन हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कितना आता है वो जरूरत नहीं है, बस ये पता चल गया कि हाँ आ जाएगा, तो आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि हम तो पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं, चाहे एक सवाल कितना भी कैलकुलेट वो पूरा सॉल्व करेंगे, इससे आपको हेल्प मिलेगी। पेपर में इसके बाद सॉल्व नहीं करना। देखो इस इक्वेशन में 3 का भाग कर दो तो ये हो जाएगा m प्लस 3n बराबर 11, इसमें 4 का भाग कर दो, m प्लस 4n बराबर 13, घटा दो, माइनस 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 ये कट जाएगा, माइनस का n माइनस का 2, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। n की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहां पर रख देंगे, m प्लस 3n बराबर 11 है, 3 दूनी 6, 6 और 5 11, यानी m कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। इस इक्वेशन में आप m और n की वैल्यू रख दो, तो a बराबर क्या हो जाएगा, m कितना है 5 तो ये 5d, n कितना है 2,
2d²। अब d हमारे पास 7 है तो a कितना होगा, 7 × 5 + 2 × 7 का स्क्वायर 49, 49 दूनी 98 + 35, तो a हमारे पास कितना आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 8 5 13, 9 3 12 और 1 13, यानी a की वैल्यू 133 आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, selling price of a bat is 1144, profit percentage is 30%, if the selling price is 704, then what will be the loss percentage? देखो भाई 30% का प्रॉफिट है, यानी 130% की वैल्यू दे रखी है आपको 1144, तो हम यहां से सीपी निकाल लेते हैं, बिना सीपी के तो हम प्रॉफिट लॉस बता नहीं पाएंगे भाई, तो 1144 अपॉन 130 इंटू कितना 100, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 13 8 104, 13 8 104, यानी हमारा सीपी कितना आ गया 880 आ गया। सीपी 880 है और आप बेच कितने में रहे हो 704 रुपए में, तो हमारा लॉस हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा 704 804, यानी 176 का हमारा क्या हो गया 176 का लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज 176 का लॉस है, सीपी कितना है 880 है, इंटू कितना 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 11 से कट जाएगा 8 बार, 11 से कट जाएगा 16 बार, 8 दूनी 16, यानी कितना परसेंट लॉस हो गया हमारा 20%। इस सवाल का जो उत्तर बनेगा वो 20% बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये थे आपके, इसका आंसर 20% है। ये 18 जनवरी शिफ्ट 2 के हमारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। बाकी आपके लिए IBACIO का क्रैश कोर्स एप्लीकेशन पर आ चुका है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। टीम निष्ठा एप्लीकेशन पर जाइए या फिर www.teamnistha.com वेबसाइट पर जाकर के भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है ना, आप हमारे टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं, क्योंकि इस वीडियो की जो PDF है, सॉल्यूशन PDF, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आप टीम निष्ठा सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर, या फिर आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।